इस वीडियो में हम क्लास 12th के 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5.1 से लेके 5.15 तक सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में टोटल आप देख सकते हैं 6 पार्ट्स है। 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करते हैं। अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कन्वीनियंटली यूज्ड टू स्पेसिफाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो है दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। व्हाट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज़ द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ, यानी जिसको ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो अर्थ में किसी जगह पर ये है ट्रू नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, और इनके बीच का जो एंगल है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप होता है, देखो ये मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये आ रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी कंपास, वो भी इसी लाइन को फॉलो करेगी। इसको अगर बाय द वे ये फ्री टू मूव है, बिल्कुल इसमें वर्टिकल प्लेन में अगर ये फ्री टू मूव है ये नीडल, तो फिर ये ऐसे डिप करेगी, और ये है अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस और इस निडल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। लेकिन ध्यान रखना, इट शुड बी फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन, तभी ये ऊपर नीचे जा पाएगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल। एंड थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सपोज दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि वाई जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई नॉट वर्टिकल कंपोनेंट। उसका रीज़न ये कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज वी नीड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नेविगेशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये जो तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बी पार्ट है, द एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। Would you expect a greater or smaller dip angle in Britain? तो देखो ये है अर्थ और ये है इसकी इक्वेटर। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, देयर इज़ नो डिप। बिल्कुल जो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आप जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो यहाँ से तो बाहर निकलती हैं और ये अंदर जाती हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे बाहर निकलती हैं और इस तरह से अंदर जाती हैं। ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिप इसका इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप देखो यहाँ पर डिप इतना है, यहाँ पर डिप बिल्कुल है ही नहीं, और जो पोल्स होते हैं वहाँ पे डिप बिल्कुल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है, देखो अर्थ जो हमारा कंट्री है इंडिया, ये लगभग यहाँ पर है इस स्पॉट पे। जो ब्रिटेन है वो उसका ये लगभग स्पॉट है, यहाँ पर लोकेटेड है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, तो एंगल ऑफ डिप इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे, हम देखो एग्जैक्ट कितना होगा हम ये नहीं कह सकते हैं, बट इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर, जो कि जितना इंडिया में है वहाँ से ज़्यादा एंगल ऑफ डिप होगा ब्रिटेन में। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ऑफ डिप इंक्रीजेज एज वी गो टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, देयरफॉर इन ब्रिटेन एंगल ऑफ डिप विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इन इंडिया। तो ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ये हम लिखेंगे कि वाई एंगल ऑफ डिप इन ब्रिटेन इज मोर देन द एंगल ऑफ डिप इन इंडिया। सी पार्ट है, इफ़ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वुड द लाइंस सीम टू गो इनटू द ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड।
तो देखो जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारी अर्थ और ये है इक्वेटर। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ पे है इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, साउथ से तो बाहर निकलती हैं और नॉर्थ पोल में अंदर जाती हैं। ये है पूरा प्रोसेस इसका, यहाँ से बाहर निकलती हैं, यहाँ अंदर जाती हैं। बिल्कुल जो बार मैग्नेट है उसका ऑपोजिट होता है इसमें। बार मैग्नेट में क्या होता है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में अंदर जाती हैं इस तरह से। अर्थ में उल्टा सीन होता है। तो हम ये प्रॉपर वे में लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसिडर्ड टू कम आउट ऑफ साउथ पोल एंड go into the north pole. So since Australia is in the southern hemisphere, so we can say that magnetic field lines come out of Melbourne, है ना। यानी मेलबर्न से, वो मेलबर्न में जो ग्राउंड है वहाँ से they seem to come out of that. ओके, जो हम इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम बात करें तो इस तरह से हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। In which direction would a compass free to move in the vertical plane point to if located right on the geographic north or south pole? देखो नॉर्थ साउथ पोल में जब हम किसी कंपास को लेकर जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर नॉर्थ या साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली परपेंडिकुलरली इनसाइड होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो अगर कोई निडल फ्री टू मूव है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल उसमें, तो ये बिल्कुल ऐसी खड़ी हो जाएगी निडल। और अगर ये हॉरिजॉन्टली फ्री टू मूव है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी। इट विल बी फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में तो कोई इसको गाइड कर नहीं रहा है, तो ये तो फ्री टू मूव होगी। उसमें ये हमें डायरेक्शन नहीं बताएगी कि भाई आपको ये नॉर्थ है या ये साउथ है, इस तरह से ये फ्री टू मूव होगी। बिकॉज एट द नॉर्थ पोल देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू गाइड दिस कंपास, दैट्स वाई। क्लियर? The Earth's field, it is claimed, roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment this. यानी अगर अर्थ के सेंटर पे एक डायपोल रखा है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रफली इक्वल है। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस डायपोल की वजह से जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये गिवन है। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर गिवन है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 m/4πr³। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। μ0 होता है 4π × 10⁻⁻7 और वैल्यूज इसके अलावा m तो गिवन है, नीचे है 4π × r³। r यानी 6.4 × 10⁻6 इसका क्यूब, कैंसिल, और ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁻, माइनस होके 15 डिवाइडेड बाई 6.4 का क्यूब हो जाएगा इंटू 18। और अब हमने इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कर लेना। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 0.00003 इतना टेस्ला आ गया है। अगर हम इसको गॉस में कन्वर्ट करें तो 10⁻4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0.0003 × 10⁻4 अभी गॉस हो गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 0.3 गॉस आ गया है।
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सिंस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.25 से गॉस से लेके 0.65 गॉस तक होता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात कही गई है ये सही है, यानी जो इसका ऑर्डर है ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑर्डर जैसा है। तो दिस क्वांटिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व्ड फील्ड ऑन अर्थ। एफ पार्ट है, जियोलॉजिस्ट्स क्लेम दैट बिसाइड्स द मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, जो हमारा अर्थ है इसमें जो मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है, तो देयर आर सेवरल लोकल पोल्स, यानी ये तो हम अपना नॉर्थ साउथ पोल तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोकल पोल्स भी होते हैं। लोकल यानी नॉर्थ साउथ आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं पे आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं पे ऐसा। ये कहने का ये मतलब है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के, मैग्नेटाइज्ड मिनरल के डिपॉजिट्स जब होते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, तो जो ये मटेरियल है इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ओवरपावर कर लिया है, और जिस वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है वो ये डायरेक्शन शो कर रहा है नॉर्थ साउथ की, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली दिस डायरेक्शन जो इसको करना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? वही है कि यहाँ पर जो है डिपॉजिट्स हैं, मैग्नेटाइज्ड मिनरल है उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इन पार्ट्स को लेते हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। Does it also change with time? If so, what time scale does it change appreciably? तो यस, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इट डज चेंज विद टाइम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। इट टेक्स अ फ्यू 100 years टू चेंज बाय एन एप्रिशिएबल अमाउंट। तो कुछ 100 years लगते हैं थोड़ा बहुत चेंज होने में इसके, जो आप नोटिस कर सकें। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में इस तरह से लिखी है कि चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन फ्लोज टुवर्ड्स द अर्थ एंड बियॉन्ड इन अ स्ट्रीम कॉल्ड द सोलर विंड। देयर मोशन इज अफेक्टेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इन टर्न दे अफेक्ट द पैटर्न ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये चेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्टडीज़ हैं कि और भी चीज़ें इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे अर्थ के कोर एंड मेंटल में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। बट बेसिकली अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो वैसे यहाँ से यहाँ तक का आंसर इनफ है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है। बी पार्ट है, द अर्थ्स कोर इज नोन टू कंटेन आयरन। अर्थ की जो कोर है उसमें आयरन होता है। येट जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज अ सोर्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। वाई? लेकिन जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो इसको जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसका सोर्स नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों है? तो इस तरह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि अर्थ का जो कोर है उसमें मोल्टन आयरन होता है, यानी मेल्ट होता है आयरन, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। और ये जो फॉर्म आयरन की है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि इतने हाई टेम्परेचर पे, यानी जो टेम्परेचर क्यूरी पॉइंट से ज़्यादा पहुंच जाता है उस पर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन इतने हाई टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है। हेंस दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो, ये अर्थ के इनसाइड का पार्ट है, ये अर्थ की जो कोर है यानी क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल होता है, फिर उसके अंदर कोर होती है। तो कोर में इनर कोर आउटर कोर होता है। जो इसकी इनर कोर है वो बिल्कुल सॉलिड होती है और उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है। जो आउटर कोर होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसका टेम्परेचर अंदर वाले से थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो डायनामो इफेक्ट की वजह से देखो यहाँ पे आयरन, निकल, इसके आयंस होते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर आयंस अगर मूव करते हैं तो करंट पैदा होती है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट होती है, जैसे ये करंट लूप है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने पढ़ा होगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है
कि यहाँ पे आयंस मूव कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस होते हैं, वो मूव करते हैं। अब इनको मूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो प्रोसेस होता है उसको डायनामिक इफेक्ट कहते हैं। ये ज़्यादा टेम्परेचर, ये थोड़ा लो टेम्परेचर होता है, तो इसमें बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर ये इस तरह से करंट्स बनती हैं। अर्थ की स्पिन भी इस पर रिस्पॉन्सिबल होती है। अर्थ स्पिन करता है, इस वजह से डायनामो इफेक्ट को ये सपोर्ट करता है। जो प्लैनेट्स बहुत स्लो स्पिन करते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल वीनस। सी पार्ट है, द चार्ज्ड करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन्स ऑफ द अर्थ्स कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो जैसे कि मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये जो यहाँ पर आउटर कोर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, यानी आयंस होते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, और इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स का मैग्नेटिज्म जो है, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म के लिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट माइट बी दी बैटरी टू सस्टेन दिस करंट, यानी ये करंट्स सस्टेन कैसे करते हैं, क्या चीज़ है जो कंटिन्यू ये यहाँ पर ये करंट्स बनती रहती हैं, ऐसा क्यों है। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले तो ये है कि इनर कोर एंड आउटर कोर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इस वजह से जो यहाँ पर जो ये मोल्टन स्टेट में जो लिक्विड होता है उसमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है, कहीं पे हाई डेंसिटी कहीं पे लो डेंसिटी होती है। होता क्या है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जब लिक्विड फ्लो होता है तो इस तरह से वो मतलब फ्लो करता है हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, और इस वजह से ये करंट्स बनती हैं। तो यहाँ पर पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन इसका लिखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेल्फ सस्टेनिंग कैसे होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द मैग्नेटिक फील्ड द आउटर कोर मस्ट बी कन्वेक्टिंग, यानी ये जो आउटर कोर है ये कन्वेक्टिंग होनी चाहिए, यानी मूव करती रहनी चाहिए, जिससे कि आयंस मूव करे, करंट जनरेट हो, करंट जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। द कन्वेक्शन इज लाइकली सम कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल एंड कंपोजिशनल कन्वेक्शन। थर्मल कन्वेक्शन होता है, थर्मल यानी हीट की वजह से, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इनका होता है, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो थर्मल कन्वेक्शन होता है ना। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में फ्लूइड लिक्विड फ्लो करता है। द मेंटल कंट्रोल्स द रेट एट विच हीट, ये जो मेंटल, ये बाहर मेंटल होता है, ठीक है, कोर के बाहर होता है मेंटल, तो ये कंट्रोल करता है द रेट एट विच हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोर। कोर से जो हीट निकलती है वो ये कंट्रोल करता है। और हीट अंदर कैसे होती है, हीट सोर्सेज इंक्लूड ग्रेविटेशन एनर्जी, बिकॉज ये बिल्कुल इतना सेंटर में है, हर तरफ से इसमें प्रेशर पड़ रहा है, इस वजह से इसमें ग्रेविटेशन एनर्जी होती है। इसके अलावा ग्रेविटेशन एनर्जी रिलीज्ड बाय रिजेक्शन ऑफ लाइट एलिमेंट्स एट द इनर कोर बाउंड्री एज इट ग्रोज, लेटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट द इनर कोर बाउंड्री एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम, यूरेनियम एंड थोरियम। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली इन सब की वजह से। क्या होता है, ये जो आउटर कोर है इसमें कन्वेक्शन होता रहता है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन रहता है। द अर्थ मे हैव इवन रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड several times during its history of 4 to 5 billion years. How can geologists know about the Earth's field in such distant past? देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ये समझो। आप जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी, उसका जो अभी जो नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की अलाइनमेंट है वो इस तरह से है, यानी ये है इसका नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये कुछ हज़ार मतलब 200, 300, 400, 1000 सालों में अपनी अलाइनमेंट को रिवर्स कर देता है, यानी ये घूम घूम के ऐसे जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नॉर्थ रहेगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। ये होता है। क्वेश्चन ये है, ये पता कैसे चला कि ऐसा होता है? उसका रीज़न है, देखो आप जानते हैं कि जो लावा कंटेन करता है, जो यहाँ पे इसके अंदर जो आउटर कोर होती है उसमें मोल्टन स्टेट में आयरन निकल ये होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन हो जाता है ना। तो जैसे जैसे ये अलाइन हो जाता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और उसमें ये लावा कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन होने के बाद क्या होता है कि ये पत्थर से
स्टोन की शेप में बन जाता है, लेकिन अलाइनमेंट इनकी वही होती है जो उस समय के मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट थी। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये अलाइन करते हैं। तो रिकॉर्ड में ये पाया गया कि कुछ उन्होंने स्टडी किया तो काफ़ी कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने जो रॉक्स मिले उनमें जो अलाइनमेंट थी वो अलाइनमेंट डिफरेंट थी। किसी में अलाइनमेंट ये थी, किसी में अलाइनमेंट बिल्कुल ऑपोजिट थी। इससे ये पता चला कि पहले जो नॉर्थ साउथ जो था मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, ये किसी और डायरेक्शन में था और ओवर द टाइम ये चेंज हुआ। बहुत सारे ऐसे रॉक्स मिले जिससे ये पता चला कि काफ़ी साल पहले, काफ़ी मिलियंस ईयर्स पहले ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी थे, यानी जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट है उसके ऑपोजिट अलाइनमेंट भी मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती है और काफ़ी बारी अभी तक रिवर्स हो चुकी है हमारी अर्थ की हिस्ट्री में। ठीक है, और ये जो साइंस है जिसके अंदर ये स्टडी होती है इसको कहते हैं रॉक मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन लिखिए, आप इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं और वैसे मैंने आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ई पार्ट है द अर्थ्स फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सब्सटेंशियली एट लार्ज डिस्टेंसेज ग्रेटर देन अबाउट 30,000 किलोमीटर। व्हाट एजेंसीज मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन। देखो होता क्या है, जो अर्थ है हम यूजुअली इसको डाइपोल डाइपोल समझते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये डाइपोलर मॉडल है अर्थ का, यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो अर्थ है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। जैसे एक बार मैग्नेट होता है ना, वहाँ से फील्ड लाइंस ऐसी जनरेट होती हैं, तो ये ऐसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल है और इस तरह से इसमें फील्ड लाइन से बन रही हैं। तो नियर अर्थ सरफेस इस तरह से हम इसको देख कर चलते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये डाइपोल शेप है ना। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बाहर जाते हैं तो एक्चुअल में क्या बनता है शेप, ये इससे कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। यानी जब दूर से आप देखते हैं तो एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये होता है सोलर विंड की वजह से। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड प्रीडोमिनेंटली डाइपोलर एट इट्स सरफेस इज डिस्टॉर्टेड फर्दर आउट बाय द सोलर विंड। तो सोलर विंड से ये डिस्टॉर्ट होने लगता है ना। सोलर विंड आती है और फिर अर्थ के आयोनोस्फीयर है उसके साथ भी कुछ एक्टिविटी होती है और इवेंचुअली इस तरह से बन जाता है। तो ये आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एफ पार्ट है इंटरस्टेलर स्पेस हैज़ एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻12 टेस्ला। कैन सच अ वीक फील्ड बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। यानी जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है, इंटरस्टेलर स्पेस यानी जो स्टार्स होते हैं इनके बीच का जो स्पेस होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस ऑर्डर का होता है, यानी बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 10⁻⁻4 या -5 टेस्ला के आसपास का होता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन ये कि क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है, का कुछ यूज़ है इसका? तो होता यह है कि जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो उसका जो रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। क्योंकि Q ये mv²/r होता है QVB। तो हम V से V को कैंसिल करें तो R बन जाता है mv/QB। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा वीक है तो रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन है चार्ज पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन बहुत ही स्मॉल होता है। यानी बिकॉज ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। मीन्स लाइक यूजुअली अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल। आप समझ रहे हैं ना। रेडियस का मतलब ये है कि जैसे जैसे रेडियस, ये रेडियस यहाँ पे छोटा रेडियस है, जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा तो ये बन जाएगा। तो यानी डिफ्लेक्शन कम होता है, जैसे रेडियस बड़ा होता है तो डिफ्लेक्शन कम होता है। इस रेडियस को अगर और भी बड़ा करना है, मान लो और बड़ा बनाना है,
आप सोचो अगर हम बहुत ही बड़ा सर्कल बनाएं तो अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये डिफ्लेक्शन और कम है। सर्कल हम अगर और बड़ा बनाएंगे तो डिफ्लेक्शन, तो यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है डिफ्लेक्शन कम कम होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। तो इस तरह से हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव विद अ लार्ज रेडियस दैट इज़ अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स पाथ विच इज़ अननोटिसेबल। यूजुअली स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए अननोटिसेबल होगा, बट जब हम बहुत बड़े इंटरस्टेलर स्पेस की बात करते हैं तो ये जो डिफ्लेक्शन है कैन अफेक्ट द पासेज ऑफ चार्ज पार्टिकल। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of this. Okay, so basically a uniform magnetic field is given. So suppose that this is a uniform magnetic field and its strength is 0.25 Tesla and a bar magnet is placed like this and its axis is making 30 degree angle with the field. So angle is given 30 degree. Okay, torque is also given. So a torque is developed. Okay, so this will rotate if a bar magnet is placed. Suppose that this is north, this is south, and this magnetic field, it is south, it is north. So obviously this will try to move along in the direction of south and this will try to move in the direction of north. So it will rotate like this. So that's why there will be a torque. Okay, तो जो टॉर्क यहाँ पर है ये है 4.5 times 10 raised to the power minus 2 joule. And what do we have to find out? Magnetic moment. Magnetic moment symbol is m. This is what we have to find out here. अब कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। आई मीन टू से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो लगेगा फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। कुछ कैपिटल एम लिखते हैं, कुछ स्मॉल एम लिखते हैं, तो ध्यान रखना स्मॉल एम भी आप लिख सकते हैं। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज़ एम क्रॉस बी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाता है एम बी साइन थीटा। एक और बात ध्यान रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी इसका यू का भी सिंबल होता है इसका, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है एम डॉट पी। तो ये ध्यान रखना, टॉर्क जब फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट आता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। वेल नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज़ हियर। टॉर्क इज़ ओके, वी हैव टू फाइंड एम, तो सीधा लिख देते हैं टॉप ऑन बी साइन थीटा। Torque is given 4.5 times 10 raised to the power minus 2. B is 0.25 sin 30 degree. So sin 30, चलो ये कट जाएगा यहाँ पे, ये 0 लग जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटा और 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, ये हुआ 218 10 raised to the power minus 2 और sin 30 1/2 होता है। तो बेसिकली ये ऊपर जाएगा 36 हो जाएगा, 36 टाइम्स 10 raised to the power minus 2 और ये आ जाएगा 0.36 और इसका यूनिट होता है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसका यूनिट जूल लिखा है और इसका टेस्ला, तो जूल पर टेस्ला। Okay, clear? All right, we have this question. A short bar magnet of magnetic moment this, so जो given है लिख देते हैं साथ साथ में 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field this. तो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये रखा गया है, if the bar is free to rotate in the plane of the field, ठीक है ना, बार जो है वो फ्री टू रोटेट है, तो किस ओरिएंटेशन में वुड कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड किस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। देखो मैं आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाऊंगा और बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे।
तो आप इसको समझिए। सबसे पहले देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एक बार मैग्नेट रखा जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें टॉर्क कैसे डेवलप होता है। ये बार मैग्नेट है और जो फील्ड होता है ये नॉर्थ टू साउथ जाता है। यह है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ये जो बार मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो क्या करेगा? नॉर्थ जाने की कोशिश करेगा साउथ की ओर, एंड साउथ जाने की कोशिश करेगा नॉर्थ की ओर, और इस प्रोसेस में ये रोटेट कर जाएगा। इस वजह से इसमें टॉर्क होता है। अब ये रोटेट करेगा और ये तब तक मूव करेगा जब तक कि ये अलाइन न कर ले अपने आप को इन द लाइन ऑफ फील्ड। यहाँ तक ये मूव करेगा, नॉर्थ साउथ, ऐसा है। अब मैं इसको यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आप ये सिचुएशन समझिए कि बार मैग्नेट इस तरह से है। तो आप इस सिचुएशन को देखिए, यहाँ पे ये है इक्विलिब्रियम। वाई इज इट एन इक्विलिब्रियम? बिकॉज इसमें टॉर्क ज़ीरो है, ये मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो जब भी टॉर्क ज़ीरो होता है, ये जो मैग्नेट है मूव नहीं कर रहा होता है, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल एंड अनस्टेबल क्या होता है, ये आप आगे समझिए। अगर ये बार मैग्नेट को आप इधर रोटेट करते हैं, इधर मूव करते हैं थोड़ा सा, ये नॉर्थ साउथ, जैसे आप इधर मूव करोगे वापस से ये इधर अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और यहाँ तक आएगा और इसके बाद ये मूव नहीं करेगा। तो ये इसका इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये वापस अपनी जगह पे आ जा रहा है। तो जब भी वापस अपनी जगह पे आ जाता है, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आपने डिस्टर्ब किया, वापस यहाँ पे आ गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस अपनी जगह पे नहीं आता, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्टेबल की बात करते हैं। तो व्हेन मैग्नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हम ये कहें व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट मेक्स 0 डिग्री एंगल with the magnetic field, तो यहां पर जो एंगल है ये 0 डिग्री है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है इस तरफ, साउथ टू नॉर्थ। ये है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं इस तरफ है। तो बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में है और इसीलिए यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है। क्लियर? तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होगा सिंबल U है, इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा, क्योंकि m.b होता है तो -mb cos थीटा आ जाता है। और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, m है 0.32 और b है 0.15 और एंगल 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है ना। तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली -0.048 जूल। ये हमारा आंसर है। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान रखना। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे चुपचाप बैठा है। जब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बिल्कुल परेशान रहता है मूव करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आप ये देख सकते हैं, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है देखो। तो पहली बात तो ये कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो अगर हम किसी मैग्नेट को इस तरह से प्लेस करें कि इसका नॉर्थ इस तरफ है और इसका साउथ इस तरफ है, तो होगा ये कि नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो ये समझो कि, और या फिर नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला हिस्सा तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, और ये वाला हिस्सा कोशिश करेगा इस तरफ जाने का। वैसे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो बट फिर भी इस तरफ इनका फोर्स होगा। तो इस वजह से ये एक दूसरे को, देखो, एक दूसरे को ये
कैंसिल करेंगे और ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वापस इधर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, ये वापस इधर नहीं जाएगा क्योंकि नॉर्थ जो पोल है इस तरफ ये जाने का प्रयास करेगा और इस प्रोसेस में पूरा घूम जाएगा ये। तो आपने नोटिस किया कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है, बार मैग्नेट यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ टू नॉर्थ होती है, तो डायरेक्शन इस तरफ है मैग्नेटिक मोमेंट की। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो आप देख ही रहे हैं, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट मेक्स 180 डिग्री एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम डॉट बी, यानी एम बी कॉस थीटा। एम है 0.32, बी है 0.15, है ना। ये सब जो यहाँ पर गिवन था आप ये देख सकते हैं। और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.048 जूल। और ये पॉजिटिव में है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है ये। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो ये हमारा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। A closely wound solenoid of 800 turns and area of cross section this carries a current this। तो एक सोलेनॉइड है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। पहला तो ये कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह कैसे एक्ट करता है, तो पहले तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड और ये है बार मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं उनका पैटर्न देखिए, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बन रहा है। यानी ये जो सोलेनॉइड की एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसके अलोंग बन रहा है। यहाँ पे जो ये बार मैग्नेट की एक्सिस है बिल्कुल उसके जैसा। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे कि अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अलोंग इट्स एक्सिस, दैट इज़ अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट इसका फाइंड करना है, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं 800, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड करंट इज़ 3 एम्पियर। मैग्नेटिक मोमेंट इसका सिंबल m होता है और ये होता है NIA। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 800 इंटू दिस इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 800 इंटू 2.5 होगा 2000 इंटू 3 6000, 6000 इंटू 10⁻⁻⁴ मीन्स 0.6 जूल पर टेस्ला इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 5.6 है, इफ़ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5। तो जो पीछे एक्सरसाइज थी ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो सोलेनॉइड थी यानी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आया था, उसको अगर ये फ्री टू रोटेट है इन वर्टिकल एक्सिस, तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड में इजीली रोटेट हो सकती है, तो बेसिकली एक एंगल बना रही है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सोलेनॉइड। तो कुछ इस तरह से है ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें सोलेनॉइड है ये सोलेनॉइड है।
इनके बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो हम लिखेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, तो एम इज़ मैग्नेटिक मोमेंट जो कि पीछे आया था 0.6 जूल पर टेस्ला। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ 0.25 टेस्ला, एंड एंगल जो इनके बीच में है दैट इज़ 30 डिग्री। तो अब हम टॉर्क फाइंड करेंगे वेरी इजीली। वी कैन फाइंड टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा। तो m इज़ 0.6, b है 0.25 एंड साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री जो कि हाफ होता है, हम अभी लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा 150, 0.15 और हाफ यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इवेंचुअली 0.075 जूल। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7.5 टाइम्स 10⁻⁻² जूल। क्वेश्चन नंबर 5.7 है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और एक बार मैग्नेट है जो कि इसके डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है इस तरह से। तो डायरेक्शन में अलाइन करने का मतलब है, डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस डायरेक्शन में इस तरफ है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है इस समय। तो जो इनिशियल स्टेज है, जो सबसे शुरू वाली स्टेज है वो ये है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क, यानी इसको रोटेट करने में, जो बार मैग्नेट है इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन हुआ है। तो हमने कितना रोटेट किया है, तो सबसे पहले इसको हमने नॉर्मल पहुंचाया है, यानी ये इसकी दूसरी सिचुएशन है जब हमने इसको नॉर्मल हम लेके गए हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस केस में। और दूसरा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में का मतलब है कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना कि ये घूम के इस तरफ आ गया है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का भी फिगर यहाँ पे बनाएंगे। और फिर दोनों केस में हमें टॉर्क फाइंड करना है, यानी पहले हमें ये फाइंड करना है कि वर्क डन कितना हुआ है और फिर टॉर्क फाइंड करना है। तो पहले तो ये वाला केस लेते हैं, यानी जो फर्स्ट केस है, मतलब ए पार्ट का फर्स्ट केस। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है दैट इज 1.5 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.22 टेस्ला। और जो स्टार्टिंग वाला एंगल है, सबसे शुरू में जो एंगल गिवन है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो 0 डिग्री है। θ1 इज 0 डिग्री। जो θ2 है वो 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री उसको कर दिया गया है। वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, -mb cos θ2 माइनस cos θ1। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ऐसा हुआ क्यों है, तो बेसिकली वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है। तो आप ये समझो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि -mb cos θ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर cos θ2 हो गया, और दूसरे केस में ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -mb cos θ1 है ना। और अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे -mb, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, मैंने यहाँ पर बस आपको ये बताया है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर m है 1.5 जूल पर टेस्ला, b है 0.22, और थोड़ा इस तरह से लिखते हैं क्योंकि मैं क्रॉस साइन लगाता हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट की तरह दिखता है। cos θ2 मीन्स cos 90 डिग्री
एंड थीटा 1 जो है वो है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33, और ये हो जाएगा कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, ये -1 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो 0.33 जूल ये वर्क डन है, इतना वर्क डन हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब इसका सेकंड केस देखो। तो जो सेकंड केस है उस केस में इस बार मैग्नेट को कैसा किया है, तो जो ये बार मैग्नेट है इसको सेकंड केस में ये कर दिया है। आप समझ रहे हैं? यानी आप देखो, जो नॉर्थ है वो इस तरफ हो जाएगा, जो साउथ है वो इस तरफ हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस केस में इस तरफ है। ठीक है ना? तो अब आप सीन देखो, पहले कैसा था, ये आप इस पे फोकस करो ब्लैक वाले पे, ठीक है ना? ये जो ब्लैक ये है पहले इस तरह से था, और अब क्या हो चुका है, ये इस डायरेक्शन में आ चुका है। तो यहाँ पर जो है थीटा 1 तो अगेन 0 डिग्री है, बट यहाँ पर जो थीटा 2 है दैट इज़ 180 डिग्री। क्लियरली आप देख सकते हैं अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट वर्क डन माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है ना? यानी इस 0 डिग्री से 180 डिग्री पे रोटेट किया गया है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1.5, ये 0.22 है, कॉस थीटा 2 जो है दैट इज़ ऑफ कोर्स 180 डिग्री, एंड थीटा 1 इज़ 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा -3.3, सॉरी 0.33, इनको मल्टीप्लाई करके आया, कॉस 180 -1, ये भी -1, तो ये -2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस में 0.66 आ जाएगा। ओके नाइस, तो इतना हमारा ये आंसर है 0.66 जूल। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है उसके आंसर आ चुके हैं। अब हमें दोनों केसेस में टॉर्क फाइंड करना है, तो बी पार्ट करते हैं। अच्छा, टॉर्क जो केस 1 है उसमें देखो एम और बी तो यही काम करेंगे। जो थीटा है यानी जब हमने 90 डिग्री पे हम उसको लेके चले गए, तो वहाँ पे टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, m is 1.5, b 0.22 sin 90, एंड क्लियरली ये आ जाएगा 0.33 जूल टॉर्क आ गया है। ठीक है ना? टॉर्क की भी यूनिट जो है वो जूल में लिखते हैं हम इसमें। और जो सेकंड केस है, तो सेकंड केस में जो एंगल है वो है 180 डिग्री, तो हम टॉर्क फाइंड करेंगे, तो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1.5 0.22 साइन 180। अब साइन 180 होता है 0, तो इस वजह से ये पूरा 0 आ चुका है, यानी 1.5 0.22 इंटू 0, दैट्स वाई इट इज़ 0 जूल। ये हमारा आंसर है। अ क्लोजली वाउंड सोलोनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर गिवन है 2000, तो ये इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया इज गिवन 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और करंट गिवन है, ये जो सोलेनॉइड है उसमें करंट है 4 एम्पियर, सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट का वो कहाँ रखा है, कहाँ लटकाया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m इज़ NIA, और वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, ये है इंटू I है 4 और एरिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कैलकुलेट करके आएगा 4 दूने 8, 16 8 128, और 3 0, ये 10⁻⁻⁻1
तो इवेंचुअली ये आ जाएगा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। जूल पर टेस्ला भी इसका एक यूनिट होता है, ध्यान रखना, ठीक है दोनों। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको सस्पेंड किया गया है और ये एक एंगल बना रहा है। तो यस, अब ये मैटर करता है कि कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दैट इज़ 30 डिग्री। तो बस वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और हमें टॉर्क एंड फोर्स फाइंड करना है। तो पहले तो टॉर्क फाइंड कर देते हैं, फिर मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊंगा। तो टॉर्क होता है m क्रॉस b, यानी ये बन जाता है mb साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं। m इज़ 1.28, b इज़ 7.5 इंटू 10⁻⁻² एंड साइन थीटा इज़ साइन 30 डिग्री, जो कि ऑफकोर्स हाफ होगा। 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/2। 2 से ये कटेगा, 0.64 आएगा। और 7.5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻²। न्यूटन मीटर भी हम लिख सकते हैं और जूल भी हम लिख सकते हैं, ये भी इसका यूनिट हम लिखते हैं। वेल, वन मोर थिंग, फोर्स कितना होगा? तो हम ये लिखेंगे फोर्स ऑन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड हो या बार मैग्नेट हो, उस पर फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। है ना? छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा ये क्यों होता है, ज़ीरो हम कैसे कह सकते हैं। तो ये है एक मैग्नेटिक फील्ड और इसमें एक बार मैग्नेट है या सोलेनॉइड है, ऐसे रखा गया है। तो ऑफ कोर्स ये नॉर्थ, ये साउथ है और ये साउथ और ये नॉर्थ है। तो ये क्या करेगा, ये इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि नॉर्थ पोल है, तो ये कोशिश करेगा साउथ पोल की तरफ जाने का और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो फिर ये इवेंचुअली रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है आप देखो, अब देखो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि इसका फोर्स इतना है, इसका फोर्स इतना है। बट आप सोचो, मतलब टेक्निकली हम इसको एफ नहीं लिखते कि फोर्स इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे पोल है उसका मल्टीप्लाई कर लो किसी मैग्नेटिक फील्ड या इस तरह से। बट आप सोचो कि एक फोर्स इस तरफ है और इतना ही फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट फोर्स इसमें 0 है। और वैसे भी आप देखो तो इसका कोई ऐसा मोशन नहीं हो रहा है, बस ये अपनी जगह पे ही ऐसा रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क तो इसमें होगा बट इसमें फोर्स नहीं होगा, इसलिए सोलेनॉइड या बार मैग्नेट जो होते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा होता है तो उन पे फोर्स 0 होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन 5.9 है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट्स विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें एक सर्कुलर कॉइल रखी गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे बनाया है और यहाँ पर एक कॉइल रखी है। तो कॉइल जो है, देखो अब कॉइल इस तरह से रखी है कि उसका जो प्लेन है ये इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली ऐसे तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो फिर ये इस कॉइल का प्लेन इसके परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। मैं एक 3D फिगर बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैं ऐसा करता हूँ, ओके, थोड़ा सा आपको ये आभास हो कि ये एक 3D फिगर है। आगे क्वेश्चन में क्या है, ये जो कॉइल है फ्री टू टर्न है अबाउट इट्स एक्सिस। तो कॉइल को हल्का सा स्लाइटली टर्न किया जाता है और फिर रिलीज किया जाता है और ये ऑसिलेट करता है। तो अभी जो सिचुएशन है वो क्या है कि अगर इसमें ऐसे करंट का फ्लो है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड आप देख ही सकते हैं।
तो ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अब हम अगर इस कॉइल को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, टर्न करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? तो यहाँ पर मैं इस कॉइल को मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया है। अब समझो ये क्या है। तो कॉइल को मैंने थोड़ा सा ये रोटेट किया तो क्या होगा? ये कॉइल वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी ये। लेकिन ये एकदम से यहाँ पे नहीं रुकेगी, क्योंकि इस कॉइल का भी अपना मास है ना, अपना इनर्शिया है। तो ये उधर चला जाएगा। ये वैसे ही सीन बनेगा जैसे कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आपने ऐसे खींच रखा है उसमें एक ब्लॉक लगा के। तो जैसे ब्लॉक आप रिलीज़ करते हो तो ब्लॉक का भी अपना इनर्शिया है, वो एकदम या बिल्कुल ये अगर इसकी ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन में इन्हें नहीं रुकेगा, इसको कंप्रेस कर देगा वो स्प्रिंग को और ऐसे हो जाएगा। इसके बाद फिर ये स्प्रिंग एकदम स्ट्रेच होगी तो ये वापस जाएगा और ऐसे ऑसिलेशन होगा। ऐसे यहाँ पे ऑसिलेशन होगा। जैसे आप इसको यहाँ टर्न करके रिलीज़ करोगे तो ये जो कॉइल है यहाँ पर नहीं रुकेगी जहाँ अभी है, ये एकदम आगे चली जाएगी, मीन पोजीशन से आगे चली जाएगी और कुछ यहाँ तक चली जाएगी। ये ऐसे ये कॉइल ऐसे बन जाएगी और उसके बाद फिर वापस जब ये जाने की करेगी तो फिर मीन पे नहीं रुकेगी, अपने इनर्शिया की वजह से एकदम आगे चली जाएगी और ये ऑसिलेशन होगा इसमें। तो बस मैं आपको ये समझा रहा था कि ऑसिलेशन कैसे होगा, यहाँ पे क्यों होगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ें हैं उनको लिख देते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 16, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर, करंट इज गिवन 0.75 एम्पियर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 5 × 10⁻⁻² टेस्ला। फ्रीक्वेंसी का सिंबल अक्सर हम ऐसे लिखते हैं, तो ये है 2.0 पर सेकेंड और फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चले। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √√ mb/I। m इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड, I इज़ इनर्शिया और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो है आपको सभी चीज़ें लगभग दिख रही होंगी, लेकिन ये m नहीं दिख रहा है। तो m को सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट जो है। तो m होता है NIA, वैल्यूज़ पुट करते हैं 16 इंटू करंट इज़ 0.75 और एरिया होता है πr²। तो πr², r है 0.1, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 0.01 और ये होगा 0.12। चलो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.12 इंटू 3.14, तो ये आएगा 12 × 48, 12 × 12, 16 1 12 36 1 37, 1 2 3 4, यहाँ पर ये तो ये आ जाएगा 0.377 अप्रॉक्सीमेटली, ओके, जूल पर टेस्ला। ये आ गया है m। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है। तो अगर हमें I लिखना है तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, ये 4π² हो जाएगा mb/I और फिर I आ जाएगा mb/4π²/2। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो m है 0.377, b जो है दैट इज़ 5 × 10⁻⁻² है ना, यहाँ पर गिवन है, और 4 इंटू पाई है 3.14 इसका स्क्वायर, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बस अब केवल कैलकुलेशन बची है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया
तो 1.885 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻²। और अपॉन डिनोमिनेटर में ये 4 होगा, ये 4 चौको 16, तो ये तो होगा 16, और 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9.8586 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 10⁻⁻², और नीचे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 157.76। और अब हम डिवाइड करेंगे इनको तो ये आ जाएगा 0.011948 इंटू 10, इतना बहुत है वैसे, 10⁻⁻²। तो जब ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.19 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है इनर्शिया फाइंड करें ना हम, उसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री, इसका मतलब ये है, देखो ये है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग डाउन, बिल्कुल पॉइंटिंग डाउन होता है मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, तो उसमें पॉइंटिंग डाउन होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो निडल होती है वो भी पॉइंटिंग डाउन होती है। जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे मैग्नेटिक का जो नॉर्थ टिप होता है पॉइंटिंग अप होता है। उसका रीज़न ये है कि जो ये अर्थ है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये ऐसे जाती हैं, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ, इस तरह से ऐसे होती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस तरह से है तो ये नीचे आती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर आप देखें सदर्न हेमिस्फीयर में जो इसका नॉर्थ टिप होगा वो पॉइंटिंग अप होगा ऊपर की तरफ, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉइंटिंग डाउन होगा, इस तरह से है ये। तो ये है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है BH, इसको नाम देते हैं। और जो निडल है ये डिप कर रही है, जैसे कि मैंने आपको समझाया ये डिप करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इस तरह से जो निडल है ये डिप कर रही है, और ये है 22 डिग्री। ये जो डिप है इसको हम I सिंबल से भी लिखते हैं, कुछ लोग डेल्टा भी लिख देते हैं, वैसे I सिंबल इसका है, I मीन्स इंक्लिनेशन, और इसको हम एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप I इक्वल्स टू 22 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है दैट इज 0.35 गॉस। हमें अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना है। तो सिंपल है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है BH दैट इज B cos थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो I है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ डिप, तो यहाँ से हम B फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन cos I, और 0.35 अपॉन cos 22 डिग्री, है ना। तो cos 22 की वैल्यू होती है, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर से ही ये पता चलेगी, या तो cos 22 मुश्किल है ये रखना, तो ये है 0.927, और डिवाइड करके ये आता है 0.377 गॉस। At a certain location in Africa, a compass points 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी जो कंपास है वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, देखो यहाँ पर कहा गया है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के वेस्ट में बना रहे, तो ये जो एंगल होता है यानी एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। यानी ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ जिसको हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इस तरह से ये एंगल बन रहा है 12 डिग्री का, तो ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसको हम D लिखते हैं या थीटा लिख देते हैं,
दैट इज़ 12 डिग्री। वैसे इसका यूज़ नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में जो आगे पूछा गया है, बट इसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक निडल ऑफ अ डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट्स 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। अब मैं फिगर थोड़ा इस तरह से बना रहा हूँ। ये मान लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये नॉर्थ की तरफ है, ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है पर ये हॉरिजॉन्टल है, और जो निडल है वो ऐसी शेप बना रही है, कंपास ये शेप बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। मैं इसको आई नाम दे देता हूँ, और इस क्वेश्चन में ये 60 डिग्री दिया है, इस तरह से है। तो डेफिनेटली ये सदर्न हेमिस्फीयर की बात है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ होता है कंपास निडल का वो अप होता है, ऊपर की तरफ, इसकी जो टिप होती है ऊपर की तरफ होती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में ये है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी टिप नीचे हो जाती है, इस तरह से नॉर्थ टिप। और इसको हम एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। इसको ये आई है और ये 60 डिग्री। और अब यहाँ से हम आराम से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। गिवन यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 0.16 गॉस। हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है वहाँ पे अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बी कॉस थीटा, यानी एंगल ऑफ डिप यहाँ पे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे फोकस करो आप, ठीक है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, यहाँ पर नहीं, तो इससे निकल जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपॉन दिस, और ये है 0.16, ये है cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 0.32 गॉस। ये है इसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है ऑब्वियसली ये अपवर्ड है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक निडल है ये है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री अपवर्ड कहेंगे, 60 डिग्री अपवर्ड, इस तरह से। 12 डिग्री का हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में ही लिखा है कि नॉर्थ से 12 डिग्री वेस्ट है, तो 12 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, तो लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज़ 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, यानी डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर विच इज़ ऑफ कोर्स 0.1 मीटर। एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है इन एक्सियल पोजीशन ये करते हैं। तो यहाँ पर देखो है क्या, ये एक्सिस में कैसे, ये है एक मैग्नेट और यहाँ से ये है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह की ये पोजीशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस क्या होगा, इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। बहुत मिलता जुलता है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में जो फॉर्मूला है उससे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू नॉट होता है 4 पाई टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू जो मैग्नेटिक मोमेंट है 0.48 अपॉन 4 पाई, और d है दैट इज़ 0.1 डिस्टेंस उसका क्यूब। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 आएगा 10 की पावर। अब नीचे 10 की पावर -1 है तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, और इतना टेस्ला। ओके, अगर आपको इसको गॉस में कन्वर्ट करना है तो गॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं
4 से, यानी एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, तो ये कट जाएगा सिंपली और ये आ जाएगा 0.96 गॉस। फाइन। इसका बी पार्ट है, उसको यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेट है इस तरह से हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड करना है, तो सेंटर से डिस्टेंस तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो इस पोजीशन में, यानी ये बी पार्ट हमारा है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड, अब फॉर्मूला होता है इसका बहुत सिमिलर फॉर्मूला है, बस इसमें 2 नहीं होता है, तो इसलिए अब याद रखने भी इजी हैं ये फॉर्मूले। वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नोट है अपना, और m इज़ 0.48 अपॉन 0.1 का क्यूब, तो ये कटा और ये आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻, देखो -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये -7 + 3 हो जाएगा, जिससे -4 आएगा। टेस्ला में है 0.48 इंटू 10⁻⁻⁴, और गॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंपली आ जाएगा 0.48 गॉस, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ये भी मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमें साथ में इसमें डायरेक्शन भी बतानी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन देखो कैसे। ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट अगर ये साउथ या नॉर्थ है तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, नॉर्थ से तो बाहर निकलती हैं और साउथ में अंदर ऐसे जाती हैं, तो इस तरह से ये है, आप समझ रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करें तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन कुछ इस तरह से, तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो इस तरफ है, तो इसको हम कहेंगे साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये है साउथ टू नॉर्थ, है ना। ये लाइन जो है आप नोटिस करो, साउथ टू नॉर्थ की लाइन है ये। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होंगी, तो ये जो यहाँ पे मैग्नेट है इस तरह से है, लाइंस तो सेम तरह से बनेंगी, यानी नॉर्थ से निकल के और साउथ में ऐसे जाती हैं, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। अगर हम और बड़ा बनाए और यहाँ को कवर करें ये, तो आप नोटिस करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये निकलती हैं और यहाँ अंदर ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, वो ये होगी ऑब्वियसली। आप देखो तो क्लियरली आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर है। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। क्लियर। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज़ इट्स एक्सिस अलाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट ऐसे अलाइन कर रखा है। ओके, नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी एक्सिस पे सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट हमें मिल रहा है। यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नल पॉइंट क्यों हमें मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट आर कैंसिलिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जो यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ की ओर, तो ये तो इस डायरेक्शन में है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं एच नाम दे रहा हूँ, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, और ये यहाँ पर लिखा है इट इज़ 0.36 गॉस। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ये इक्वेटर की बात है। मुझे कैसे पता इक्वेटर की बात है, बिकॉज एंगल ऑफ डिप यहाँ पर 0 है। तो जब एंगल ऑफ डिप 0 होता है तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, देयर इज़ नो वर्टिकल कंपोनेंट। तो दैट्स वाई सिंपली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0.36 गॉस है। और ये जो मैग्नेट है अगर हम इसको इस तरह से रखें, यानी अगर हम इस मैग्नेट का
साउथ इधर रखें और नॉर्थ इधर रखें, तो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगी ऐसे, और इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो मैं इसको B1 नाम दे रहा हूं। तो B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, जहां पे नल पॉइंट आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट एट द नल पॉइंट, अच्छा, अब जो है यहां पर B1NH यानी जो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। देयरफॉर वी आर गेटिंग नल पॉइंट हियर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी यहां पे एग्जैक्टली इतनी ही डिस्टेंस पे, यानी 14 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा? देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दो होंगे। एक तो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, और दूसरा है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं B2 नाम दे रहा हूँ। एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ही यहाँ पर, दूसरा इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ होगी। इस तरह से लाइन्स आएंगी यहाँ पर ये, तो इसी वजह से इस तरफ डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली अब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो H तो हमें पता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2 हमें निकालना है यहाँ पे। तो B2 कैसे निकलेगा? बड़ी समझदारी से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर जो B1 है वो क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? B1 एंड H आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सिंपली जो B1 है वो H के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, यानी 0.36 गॉस। तो B1 क्या होता है? मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 अपॉन 4π2m अपॉन d क्यूब। d इज द डिस्टेंस, ये है 0.36, सिंपल। और B2 क्या है? B2 ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, μ0 अपॉन 4π, इसमें 2 हट जाता है और ये है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर इस 2 को हम नीचे लेके चले जाएं डिवाइड में, तो हमें मिल जाएगा, यानी 0.18 गॉस। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो B2 प्लस H, तो B2 तो अभी हमने निकाला, H हमारे पास पहले से ही था, और ये हो गया 0.54 गॉस, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5.14 है, और ये क्वेश्चन 5.13 का कंटिन्यूएशन है। 5.13 में जो हमारे पास ये अरेंजमेंट था, इसी सिचुएशन को हमने, अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन ही कहता है। इफ द बार मैग्नेट इन 5.13 इज टर्न्ड अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नल पॉइंट इधर मिला था, इस यहाँ पर ये नल पॉइंट था, है ना। जब हम इसको रोटेट कर देंगे, यानी 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा? तो पहली बात तो ये कि नल पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये फिगर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि इसमें इस मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है ये हो जाए साउथ और ये नॉर्थ। उस केस में क्या होगा? ऐसे करने से क्या होगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये ऐसे बाहर निकलती हैं, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में ये जाती हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्शन होती है। तो क्लियरली इस वजह से यहाँ पर जो मैं बात, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अब इस डायरेक्शन में नहीं होगा। अब सोचो, मैग्नेटिक फील्ड अब जो इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी,
और ये ऐसे हो जाएगा। ये है अब डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब दोनों प्लस होंगे तो ज़ीरो तो होगा नहीं, नल पॉइंट तो हमें नहीं मिलेगा। तो अब नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब हमने इसको रोटेट कर दिया है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ से इसी तरफ होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अब ऊपर की तरफ नहीं होगा, अब ये नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये जो B2 है इस मैग्नेट की वजह से इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो नीचे की तरफ होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है B2, इसकी स्ट्रेंथ है 0.18 गॉस, है ना। पीछे ये ऐसे ही आया था, जो B2 आया था ये ऊपर की डायरेक्शन में था क्योंकि मैग्नेट की पोजीशन ये है, लेकिन इसकी वैल्यू आई 0.18 गॉस थी। तो यहाँ पे वैल्यू तो इसकी इतनी है, और H कितना है आप हमारा, यानी ये तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज 0.36। तो क्लियरली ये एक दूसरे को कुछ कैंसिल करेंगे, लेकिन नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, पूरा कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा? तो होगा ये कि अगर हम इस डिस्टेंस को इतना दूर ना रखें, थोड़ा इधर रख दें, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट को हम Q पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा पास में होगा तो थोड़ा स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0.36 मिल जाए हमें, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है बेसिकली, अब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इतनी डिस्टेंस पे अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा और हमें यहाँ पर नल पॉइंट मिल जाएगा Q पर। तो ये आइडिया है कि यहाँ पर हमें जो फील्ड की पोजीशन है वो चेंज करनी है, मतलब पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे तो इतना था, थोड़ा पास में लाएंगे, फील्ड ज़्यादा होगा, और जिससे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पूरा कैंसिल आउट कर दे। तो ये सिचुएशन है, हमें अब यहाँ पर D निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम D1 मान लेते हैं, और यानी और हमें D2 यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये सब यहाँ से फ़िलहाल हटा देते हैं और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये है पॉइंट R। तो एट R, तो R पे क्या सिचुएशन है? ये एक्सेल पोजीशन है। एक्सेल पोजीशन पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो ये है μ0/4π, यानी ये B1 नाम देते हैं यहाँ पे, μ0/4π 2m/d1 क्यूब। ध्यान रखना D1 14 सेंटीमीटर है, दिस इज 0.36। कैसे कैसे पता मुझे 0.36 से? क्योंकि H के इक्वल है ये अर्थ, यहाँ पर B1 और H इक्वल हैं। अब डायरेक्शन उनकी सेम हो गई, अलग बात है। पीछे जो था B1 और H यहाँ भी इक्वल थे, है ना, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी। ऑब्वियसली मैग्नेट की पोजीशन ही ऐसी थी। इस बारी दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम ही है। तो ये है इतना, ये B1 हो गया। और अगर मैं B2 की बात करूं तो ये क्या होगा? μ0/4π, यहाँ पर सिंगल m आएगा क्यूब, 0.36 सेम ही है, क्योंकि नल पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पे। तो नल पॉइंट के लिए तो सिंस एट नल पॉइंट जो B2 होगा वो H के इक्वल है, और ये 0.36 है गॉस, तो दैट्स वाई ये। अब दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ पर देखो ये और ये, तो हम इनको इक्वेट करेंगे। तो μ0/4π 2m/d1 क्यूब इज इक्वल टू μ0/4π m/d2 क्यूब। तो ये कैंसिल हुए, m से m कैंसिल, और यहाँ पर जो ये आएगा d2 क्यूब इज इक्वल टू d1 क्यूब/2। तो d2 हो जाएगा d1/2 की पावर 1/3। d1 14 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा आंसर इतना तो आ चुका है। और हम इसको सेंटीमीटर, अगर देखो ऑब्वियसली 2 की पावर 1/3 कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, आप वैल्यू पुट करके डिवाइड कर लेना।
और अगर नहीं पता है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 7 इंटू 2/2 तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2/2/3। ज़्यादा ज़्यादा इतना कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड है मे बी, या वैल्यू गिवन है, तो सीधा वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो 2/1/3 होता है 1.26, और ये डिवाइड करके आएगा 11.1 अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतनी डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। आई होप ये पूरा सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। A short bar magnet of magnetic moment this is placed with its axis perpendicular to the Earth's field direction। तो फील्ड, जो अर्थ का फील्ड है, ये नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और ये है बार मैग्नेट, इस तरह से रखा गया है, यानी परपेंडिकुलर टू द बार मैग्नेट है अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इतना अभी समझ आ गया है यहाँ तक। साथ में ये जो अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये बार मैग्नेट है, और यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है लिख देते हैं, दैट इज़ 5.25 टाइम्स 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के काम आता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द मैग्नेट ये है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट फील्ड है, वो 45 डिग्री बनाएगा अर्थ के फील्ड के साथ में। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है ये क्या है, क्या है रिजल्टेंट फील्ड का मतलब? तो यहाँ पर फील्ड दो चीज़ों की वजह से है। एक तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इसको H नाम दे देते हैं, और दूसरा जो ये मैग्नेट है इसकी वजह से है, इसको अगर हम B नाम दे दें, तो इनका जो रिजल्टेंट है, तो इनका कोई रिजल्टेंट फील्ड होता है, आप जानते हैं ना। मान लो कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट होता है कुछ, है ना। वो अब क्वेश्चन में ये है कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री का जब एंगल बनाता है तो ध्यान रखना ये इक्वल होते हैं, तभी तो 45 डिग्री का एंगल बना है। रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, यानी ये बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उनका दोनों का रिजल्टेंट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट 45 डिग्री का एंगल तभी बनाता है जब दोनों इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर हमें एक क्लू ये मिल गया है कि बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर दो पोजीशंस पे हमें ये फाइंड करना है। तो एक पोजीशन तो यहाँ पर ये है, इसको P ले लेते हैं, और एक दूसरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, ये Q हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों पोजीशंस पे, यानी नॉर्मल बाइसेक्टर की पोजीशन पे भी और एक्सियल पोजीशन पे भी हमें दोनों फील्ड को इक्वल रखना है, यानी जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है D1 सेंटर से, और ये जो डिस्टेंस है ये है D2। तो हमें क्वेश्चन में D1 एंड D2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं D1 एंड D2। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दैट इज़ 0.42 गॉस। ओके, तो सबसे पहले ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, तो अगेन ये लाइन तो हम लिखेंगे ही कि सिंस रिजल्टेंट मेक्स 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, इसको हम B1 नाम दे देते हैं यहाँ पर, जो बार मैग्नेट की वजह से है, इज इक्वल टू अर्थ्स फील्ड H। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे B1 क्या होता है?
ये है इक्वेटोरियल पोजीशन यानी नॉर्मल बाइसेक्टर पोजीशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे d1 है क्यूब, और ये इक्वल है h के। तो अर्थ का जो फील्ड है वो यहाँ वो है 0.42 गॉस। देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, और m जो है दैट इज़ 5.25 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन d1 का क्यूब 0.42, और गॉस होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये हो गया है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ पे d1 क्यूब होगा, ये ऊपर गया 5.25 अपॉन 0.42 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -7 -2 होगा -9 प्लस ये -5, ये पॉइंट कैंसिल हुआ। ये कटता है 3 से 14 175 12.5 इंटू 10⁻⁻5 यानी 125 इंटू 10⁻⁻6। ये तो बहुत ही इजी आ गया है। तो d1 आ जाएगा, ये इसका 5 होगा, और इसमें 3 का डिवाइड कर लेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इतना मीटर। तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ चुका है। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे किस पोजीशन पे, इसके एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो अगेन यही हम लिखेंगे, सेम लिखेंगे हम, बस ये कि b1 की जगह पे b2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है। अब ये एक्सियल पोजीशन है, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2m हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। d2 क्यूब इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, मैंने टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया है, और वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। तो ये हुआ 10⁻⁻7, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और m है 5.25 इंटू 10⁻⁻2। d2 क्यूब, d2 हमें फाइंड करना है, इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर d2 क्यूब हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो बेसिकली 2 इंटू 5.25 डिवाइडेड बाई 0.42 इंटू 10⁻⁻5। और अब बस कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह है, आप देख सकते हैं, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रखा है, इसी वजह से यहाँ पर ये है। तो d2 हो जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 का क्यूब रूट जो है वो हम निकालेंगे, बाकी ये तो 5 है और ये 10⁻⁻2 है। 2 का क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट होता है 1.26 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻2। ये मीटर में है, और सेंटीमीटर में हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ये आ चुका है, ये वाला, ये d2। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सोल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।